हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन पांचाल आपका जीनियस एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10th क्लास साइंस की क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? तो साइंस का मतलब होता है विशिष्ट एवं कर्मबद्ध ज्ञान, मीन्स सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज। यानी हम किसी भी विषय के बारे में, जैसे हवा कैसे बह रही है, या हम बात कर सकते हैं किस प्रकार से कोई जनरेटर कार्य करता है, जो ये नॉलेज है ये हमें देती है कौन? ये साइंस। तो आइए हम इसके बात करते हैं इनके पार्ट से। तो हम बात करते हैं साइंस के पार्ट्स। मुख्यतः साइंस के 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो आपको किसी भी मैटर या किसी एनर्जी और उनके बीच में संबंध को आपको बताती है। हम इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं, द फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी नेचर के अंदर किस प्रकार से कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर कार्य करता है, तो उस चीज़ को क्या बोल देते हैं हम? फिजिक्स। दूसरी है हमारे पास केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना और गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इसमें कौन से परिवर्तन आते हैं, वो कहलाती है केमिस्ट्री। मीन्स जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कोई वस्तु किस चीज़ से बनी हुई है, वो छोटे से छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है, यानी परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो इस प्रकार की जो हम संरचना है और उनके बारे में बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री। उस विज्ञान की शाखा को बोलते हैं हम केमिस्ट्री। नंबर 3 बात करते हैं हम बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। नाम से ही सजेस्ट है बायो मीन्स जीव, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों के संरचना, कार्य, विकास, रिप्रोडक्शन और उनकी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में बात होती है, उसे बोल देते हैं हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा जो कि चैप्टर है क्लास 10th के अंदर, जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए, जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस चीज़ को बोल देते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। आप सोचोगे किस प्रकार से? जैसे आपने देखा है लोहे को जंग लग जाता है, तो लोहे को जंग लगना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फट जाना, तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। वैसे आप पता कैसे कर सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तो वो कहलाते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो वो होती है एक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक तत्व या यौगिक नए यौगिक बनाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे एक तत्व है हमारे पास कार्बन, एक हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक रासायनिक तत्व या कोई भी यौगिक ले सकते हैं, तो उससे जो नए यौगिक बनते हैं उन्हें बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। संतुलित नाम से ही सजेस्ट हो रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी एक रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक के उत्पादों की ओर और अभिकारकों की ओर, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की ओर क्या होती है? बराबर। अब आप सोचोगे अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं? तो देखिए इसके बारे में हम बताते हैं आपको, सुनिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप एरो के जर्नल से बात करते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा एक बीच में एरो साइन, तीर का निशान जिसको हम बोल सकते हैं,
उससे पहले जो हमारे कोई भी एलिमेंट्स हों या कंपाउंड हो, तत्व हो या यौगिक हो, तो उन्हें बोल देते हैं हम अभिकारक, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है। और एरो के साइन के बाद जो आपके नज़र आ रहे हैं, या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं या एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ को बोल देते हैं हम उत्पाद। और उत्पाद को इंग्लिश में बोल देते हैं हम प्रोडक्ट्स, और अभिकारक को बोल देते हैं रिएक्टेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे किस चीज़ की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि हमारे जो अभिकारक हैं और जो हमारे उत्पाद हैं, उनके अंदर, एटम के अंदर जो उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है कार्बन, देखिए आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ कार्बन सिर्फ कितना है आप देख सकते हैं। देखिए, दोबारा बात करते हैं, कार्बन के पास यहाँ कार्बन सिर्फ यहाँ पर एक है, तो हमने रिएक्टेंट की साइड लिख दिया है कार्बन। देखिए ये कार्बन, और लेफ्ट साइड में हमने क्या लिख दिया रिएक्टेंट में 1। तो हम प्रोडक्ट में बात करते हैं। प्रोडक्ट में देखिए कितने कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है यहाँ पर। तो हमने जो प्रोडक्ट साइड में भी कितना लिख दिया, एक। तो इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। दोबारा से देखिए, जो हमारा रिएक्टेंट साइड, देखिए दोबारा, जो हमारा जो रिएक्टेंट साइड, इधर भी एक कार्बन है, उधर भी एक कार्बन है, यानी दोनों साइड क्या हमारे पास कार्बन सेम है, यानी कार्बन तो इक्वल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर नजर आ रहा होगा आपको ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, O2, जैसे O2, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 2। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरी साइड, राइट हैंड साइड में, यहाँ पर भी हमारी ऑक्सीजन कितनी है, 2, यहाँ पर भी O2 है। तो दोनों साइड आप देख सकते हो, कार्बन दोनों तरफ एक एक है और ऑक्सीजन दोनों तरफ 2-2 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप दोबारा से वीडियो को शुरू से देख सकते हैं और उसको दोबारा से समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी डेफिनेशन आती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को बोल देते हैं हम किण्वन। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स, यानी कह सकते हैं हम जटिल जो हमारे पास कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको हम सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। यानी किससे, जटिल से किस में बदल देते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देना। लेकिन वहाँ पर कौन नहीं प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वहाँ पर अनुपस्थित कौन है, वहाँ पर कौन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी जटिल से आप सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल सकते हो, परंतु वहाँ होता कौन नहीं, देखिए लिखा हुआ है ऑक्सीजन अनुपस्थित, यानी एब्सेंट होती है। तो उस चीज़ को बोल देते हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन, यानी किण्वन। ओके बच्चों, तो उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन, श्वसन। श्वसन होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर या हमारी कोशिकाओं, यानी हमारे शरीर की कोशिका या शरीर के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। आप सोचोगे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे, जैसे आप खाना खाते हो, तो खाना आप जैसे आपने एक बाइट आपने रोटी की ली, तो वो आपकी क्या है, वो आपका खाना नहीं है आपके शरीर के लिए, वो आपके बॉडी के अंदर जाकर के मैश होता है और उससे ग्लूकोज बनता है। तो उस ग्लूकोज की बात करते हैं, उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बोला जाता है। तो हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, तो उस एनर्जी का बनना हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। तो बच्चों आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। तो जिन श्वसन यानी रेस्पिरेशन हमारे शरीर या कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया से, यानी जो हमारी ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीकरण हुआ, उससे हमारे शरीर में एनर्जी बनी, उस चीज़ को क्या बोल देते हैं हम, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। उसके बाद हमारी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स देखिए मैंने आपको पहले ही भी आपको बता दिया था, दोबारा से हम आपको बता देते हैं। वे पदार्थ जो
परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। एक बार देखिए क्रिया कौन करता है, हमने आपको अभी भी बताया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। देखिए हम जाकर के बताते हैं दोबारा कि हमारे जो रिएक्टेंट मैंने बताया था एरो साइन से पहले, देखो यही तो रिएक्शन करेंगे ना, कार्बन जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो C+O2 यानी भाग किसने लिया इक्वेशन के अंदर, कार्बन और ऑक्सीजन ने, तो ये रिएक्टेंट हैं। तो इस चीज को बोलते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक। तो देखिए वे पदार्थ जो परस्पर क्रिया के अंदर करके नए पदार्थ या यौगिक बनाते हैं उन्हें बोल देते हैं अभिकारक। उसके बाद करते हैं उत्पाद। उत्पाद भी आपको बताया था, देख लेते हैं उसको भी दोबारा। वे पदार्थ जो अभिकारकों की अभिक्रिया से फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, यानी तीर के निशान के बाद, याद करो मैंने आपको बताया था अभी कि तीर के निशान के बाद देखिए यहाँ पर क्या बना है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो परस्पर अभिकारकों की आपस में अभिक्रिया हुई और क्या चीज बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके बन गई है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है, यानी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्पाद बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक क्या करते हैं, अभिकारकों से केवल एक ही उत्पाद बनता है, यानी आप रिएक्टेंट में आप एक या एक से अधिक क्या लोगे, आप देख सकते हैं इसके अंदर अलग कलर में C+O2 यानी दो हमारे रिएक्टेंट लिए और उनसे मिल करके सिर्फ देखो एक ही है हमारे पास कंपाउंड है। कार्बन अलग था हमारे पास क्या था, ठीक है एटम। उसके बाद क्या हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास अलग थी, हमारे पास ऑक्सीजन गैस। तो दोनों के मिलने से हमारी क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं हम वियोजन अभिक्रिया, यानी हम उसको बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो दोबारा बताते हैं हम आपको, वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद क्या करता है, बनाता है। एकल अभिकारक, दोबारा से हम इसको देखते हैं, दोबारा बताते हैं। एकल अभिकारक कहने का मतलब क्या है, देखिए एकल अभिकारक यानी सिर्फ अभिकारक आपका क्या होगा, एक अभिकारक होगा, नजर आ रहा है आपको, और उसका क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद। कितने अभी उत्पाद बनाएगा, दो या दो से अधिक। देखो आपको बताया था एरो साइन के बाद कौन है, 2H2+O2 यानी हाइड्रोजन गैस है आपके पास और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर तो सिर्फ एक हाइड्रोजन था, पानी का मॉलिक्यूल थे यहाँ पर दो, और यहाँ पर दो चीज मिली है हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी हमारी, वियोजन, क्योंकि टूट गया, बिछुड़ गया, इसलिए हाइड्रो जो पानी है हाइड्रो ये H2O ये हमारा पानी है, दो हिस्सों में टूट गया H2 और O2 में। तो इसको बोल देते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद कर लेते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात पढ़ते हैं हम। देखिए तो विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जो जिनमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह, जैसे जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी अन्य यौगिक में से परमाणु के समूह को विस्थापित कर देता है। तो देखिए इसको समझिए, देखिए उसने कहा है कोई परमाणु या परमाणु का समूह। तो जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक कंपाउंड है CO कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ से हमारा कॉपर, देखिए यहाँ पर हमारा जो कॉपर है वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, यानी एक यौगिक है, कंपाउंड है। तो उससे क्या हुआ, कॉपर के पास कौन है, ऑक्सीजन। तो क्या होगा कि कॉपर ऑक्सीजन से दूर चला जाता है। देखिए कॉपर ऑक्सीजन से दूर चला गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन से अलग हो गया। और जो ऑक्सीजन आप देख सकते हो किसके पास चली गई है, हाइड्रोजन के पास। तो क्या होगा, तो हम वही कह सकते हैं, दोबारा सुन लीजिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से यहाँ आपकी क्या हुई, ऑक्सीजन किसके पास चली गई, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बन गया, H2O, अकेला कौन रह गया, कॉपर। तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, आपका एक परमाणु या एक परमाणु समूह किसी दूसरे अन्य परमाणु या परमाणु समूह से क्या करेगा, आपस में क्या करेंगे, वे बदला कर लेंगे, विस्थापित कर देंगे। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया के जैसी ही एक अभिक्रिया और है जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम ध्यान से सुनिए, डबल का मतलब दो बार। इसका मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों जो आपके अभिकारक हैं उनके अंदर आपस में वो क्या करेंगे, बीच में आयनों का आदान प्रदान करेंगे। तो देखिए इसमें हम बताते हैं आपको दोबारा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे दो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए, तो मैं कहूँगा कि ये वाला बच्चा इसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया, तो हम इसी प्रकार कह सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने लिया यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, आप देख सकते हैं, देखिए मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर दिया हमने सिल्वर नाइट्रेट। देखो सोडियम Na हमारे पास दिया हुआ, Na किसके पास चला गया, NO3 के पास। किसके पास चला गया, NO3 का। तो हमारा क्या बन गया, हमारे पास सोडियम नाइट्रेट NaNO3। लेकिन जो हमारे यहाँ से क्लोरीन रह गया, यहाँ से कौन बच गया हमारा, Ag यानी सिल्वर। तो Ag किसके पास चला गया, Cl के पास। तो इसी प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड। आई बात समझ रहे बच्चों, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। देखिए नाम से ही सजेस्ट हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, आपने सुना ना एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो देखिए यहाँ पर EX आपको नजर आ रहा है ना, तो सोचो एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है, क्या चीज एग्जिट हो रही है, ऊष्मा यानी हीट। इंग्लिश मीडियम के लिए बड़ा आसान है, और हिंदी में बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रोडक्ट यानी उत्पादों के साथ क्या चीज निकालती है, ऊष्मा। तो उस चीज को क्या बोल देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, बर्न किया गया। जैसे कोक है आपके पास, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, प्लस क्या चीज निकली, ऊष्मा, यानी आपके पास एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी निकल रही है तो वो चीज क्या है, मैंने आपको बताया था अभी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद चलते हैं बच्चों इसकी जस्ट अपोजिट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो एक्सोथर्मिक में तो एनर्जी निकल रही थी ऊष्मा, एंडो के अंदर क्या होगी, एनर्जी गेन होगी। आप देख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर लिखा होगा ऊष्माशोषी, हिंदी में सजेस्ट है ऊष्माशोषी यानी अवशोषण, यानी उसने एनर्जी का क्या किया है, अवशोषण किया है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं N2 यानी नाइट्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, उसको हमने ऊष्मा दी यानी उसको गर्म किया, तो आपको क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मिल जाता है। तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के अवशोषण के साथ संपन्न होती हैं उन्हें बोलती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो देखते हैं बच्चों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, उपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाएं देखिए हम पढ़ते हैं, उपचयन को बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उपचयन को हिंदी में ऑक्सीकरण भी कहा जा सकता है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा है, मैंने आपको नोट बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, कि या तो किसी भी रिएक्शन के अंदर, अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हो, यानी रिएक्टेंट्स में मान लो ऑक्सीजन हमारी कम है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या होगी, हमारी ऑक्सीजन बढ़ गई, तो हम उसको कह सकते हैं। या हमारी रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास ज़्यादा है, प्रोडक्ट में घट गई, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। तो देखिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं, जल्दी समझ में आएगा। तो 2Cu यानी हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पर कॉपर आपको दिया हुआ है और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन हुई। तो देखिए कॉपर अकेला है, इसके पास कुछ नहीं है, कॉपर के साथ क्या मिल गई यहाँ से इसको, ऑक्सीजन, तो क्या आ गया, CuO। तो कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन कॉपर के पास अगले जो प्रोडक्ट साइड में
ऑक्सीजन बढ़ गई है ना, यानी ऑक्सीजन उसके पास आ गई है, तो हम कह सकते हैं कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बन गया वो कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। तो हम इसको देखिए, इसके डेफिनेशन में भी पढ़ लेते हैं, इसको ध्यान दीजिए। यदि किसी पदार्थ को अभिक्रिया के दौरान या तो ऑक्सीजन का लाभ का मतलब है उसे गेन हुई है, वो उसको प्राप्त हुई है, या हाइड्रोजन की हानि यानी उसके पास से चली गई है, यानी ऑक्सीजन मिले या हाइड्रोजन चली जाए, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। उसके बाद है हमारी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन का मतलब क्या होता है रिडक्शन। दिस इज जस्ट अपोजिट, उसी के अपोजिट है। हम इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो देखिए हमने आपको बताया था उसकी अपोजिट है। अपोजिट है तो देखिए किस प्रकार से, मैंने वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन में बताया था ऑक्सीजन बढ़ने पर, यहाँ ऑक्सीजन क्या है घटने पर, है ना अपोजिट। वहाँ पर हमने ऑक्सीजन को क्या कहा था घटने पर, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रही है बढ़ रही है, यानी ऑक्सीजन घटने पर और हाइड्रोजन बढ़ने पर रिडक्शन होती है आपकी, यानी अपचयन। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम। तो ZNO यानी हमारे पास दे रखी है क्या जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो देखिए ZNO के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, जैसे ही आप इसके बाद देखोगे, देखिए ZNO से यहाँ पर Zn हो गया है। ZNO के पास ऑक्सीजन थी, यानी जिंक के साथ Zn के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पर आप आकर देखोगे प्रोडक्ट साइड में जिंक के साथ कौन चली गई है ऑक्सीजन। तो आप क्या कह सकते हैं कि हमारा जो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिंक ऑक्साइड से वो जिंक में बदल गया है, तो हमारा क्या हो गया वो रिडक्शन। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं हम। तो यानी अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन अभिक्रिया आपकी वह होती है जिसमें ऑक्सीजन की हानि का मतलब मैंने आपको बताया था क्या कमी, या आप कह सकते हो इसको हाइड्रोजन का लाभ। क्या है हाइड्रोजन का लाभ, यानी उसको प्राप्त हुआ, तो उस चीज को क्या बोल सकते हैं हम बच्चों का अभी आपको बताया मैंने, उसको बोल सकते हैं रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। आई थिंक आपको सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और बेटा आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा से शुरू से देख सकते हैं और अपने क्लासेस का फ़ायदा उठाइए और अपने घरों के अंदर रहिए, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय अच्छा लिया है। कारण क्योंकि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाकर रखेंगे तो जो कोरोना महामारी है वो हमारे देश को भी दूसरे देशों की तरह क्या कर देगी बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए अपने घर रहें, अपनी स्टडी पे ध्यान दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।